क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की बिजली कंपनियों पर एक तरह का अदृश्य बोझ है, 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। इसे रेगुलेटरी एसेट कहते हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ी रकम है यह। तो ये बना कैसे और हम आप जैसे बिजली उपभोक्ताओं पर इसका असर क्या पड़ता है? बिल्कुल, आज हम इसी पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और बहुत महत्वपूर्ण फैसले के संदर्भ में। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड बनाम भारत संघ का यह मामला है। हाँ, 2005 INSC 937। ये विश्लेषण खास तौर पर हमारे उन श्रोताओं के लिए है जो वकील हैं, कानून पढ़ रहे हैं या फिर कानून में गहरी रुचि रखते हैं। हम समझेंगे कि अदालत ने इस पेचीदा मसले पर क्या दिशा दिखाई है। जी तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रेगुलेटरी एसेट, ये आखिर है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में समझें तो रेगुलेटरी एसेट बिजली कंपनियों के वो खर्चे हैं जिन्हें रेगुलेटरी कमीशन मतलब डीईआरसी जैसी संस्थाएं जायज तो मानती हैं, अच्छा, लेकिन उस साल के बिजली बिलों के जरिए मतलब टैरिफ से उपभोक्ताओं से वसूलने की इजाजत नहीं देती। क्यों नहीं देती? अक्सर इसलिए ताकि बिजली का बिल एकदम से बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, जिसे टैरिफ शॉक कहते हैं, उससे बचाने के लिए। अच्छा, मतलब बोझ को आगे बढ़ा दिया। हाँ, कमीशन ये तय करता है कि ये पैसा भविष्य में धीरे धीरे किश्तों में टैरिफ के जरिए वसूला जाएगा। तो ये एक तरह से मतलब उपभोक्ताओं पर चढ़ने वाला उधार बन जाता है। यानी आज का खर्चा कल के उपभोक्ता भरें। ये तो एक तरह का छिपावा कर्ज हो गया जो सिस्टम पे जमा होता गया। तो दिल्ली में ये मामला इतना कैसे बढ़ गया? सुप्रीम कोर्ट तक बात कैसे पहुंची? हाँ, ये कर्ज बढ़ता ही गया। दिल्ली की जो 3 मुख्य बिजली वितरण कंपनियां हैं, बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर यानी टीपीडीएल, जी, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनका ये कहना था कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी डीईआरसी ने सालों से जिस तरह से टैरिफ तय किया है, उसी के कारण ये रेगुलेटरी एसेट बनता गया और बढ़ता ही चला गया। और ये रकम कोई छोटी मोटी तो थी नहीं। डीईआरसी ने इसे पहली बार शायद 2004 में बनाया था। हाँ, 2004 के आसपास। और मार्च 2024 तक, जैसा आपने बताया, तीनों कंपनियों का मिलाकर ये आंकड़ा 27,200 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल क्या था? किस बात पर फैसला होना था? देखिए, मुख्य सवाल यही था कि ये जो रेगुलेटरी एसेट बनाने, उसे सालों साल जारी रखने और फिर उसे खत्म करने के कानूनी नियम या सिद्धांत क्या होने चाहिए। इसमें रेगुलेटरी कमीशन की क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या इसे अनिश्चित काल तक ऐसे ही बढ़ने दिया जा सकता है, ये मूल प्रश्न थे। तो इसमें कंपनियों की मतलब डिस्कॉम्स की क्या दलीलें थीं? वो क्या कह रही थीं? डिस्कॉम्स का मुख्य तर्क बिजली अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 61 और 62 पर आधारित था। उनका कहना था कि कानून उन्हें अपना वाजिब खर्चा और मुनाफा मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी वसूलने का हक देता है। अच्छा, उन्होंने आरोप न लगाया कि डीईआरसी ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2006 का पालन नहीं किया। उस पॉलिसी में साफ लिखा था कि रेगुलेटरी एसेट सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में बनना चाहिए। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, और वो भी कम समय के लिए, शायद 3 साल। बिल्कुल, अधिकतम 3 साल के लिए। डिस्कॉम्स ने इसके लगातार बढ़ने के कई कारण भी गिनाए, जैसे कि लागत से कम टैरिफ तय करना, एपीटीएल यानी एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के आदेशों को पूरी तरह लागू न करना, सरकारी सब्सिडी मिलने में देरी होना वगैरह। अच्छा, तो डिस्कॉम्स का कहना था कि कानून और पॉलिसी का पालन नहीं हुआ। दूसरी तरफ डीईआरसी का क्या पक्ष था? उनका क्या कहना था? डीईआरसी ने अपने बचाव में कई बातें कहीं। एक तो ये कि शुरू में कंपनियों ने खुद ही रेगुलेटरी एसेट बनाने का सुझाव दिया था। ओहो। उनका मुख्य तर्क ये था कि बिजली खरीदने की लागत मतलब पावर परचेज कॉस्ट अप्रत्याशित रूप से बहुत बढ़ गई थी, 80% से भी ज्यादा। इस वजह से ये स्थिति बनी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने टैरिफ बढ़ाया, सरचार्ज भी लगाया, पर वो बढ़ोतरी इतनी बड़ी थी कि पूरी वसूली संभव नहीं थी। और डीईआरसी ने एक प्रक्रियात्मक आपत्ति भी उठाई। उनका कहना था कि ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अपील के लिए एपीटीएल का विकल्प खुला था। अच्छा, ये प्रक्रिया की बात भी थी। और इस पूरी बहस में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का क्या रुख था? केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बहुत स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि टैरिफ कॉस्ट रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, मतलब बिजली की असल लागत बिल में दिखनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। और रेगुलेटरी एसेट कोई रोजमर्रा की प्रक्रिया नहीं बननी चाहिए। उन्होंने जनवरी 2024 में आए नए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 23 का हवाला दिया, जो इसे बहुत सख्ती से नियंत्रित करता है। अच्छा, नए नियमों का भी जिक्र हुआ। और दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार ने साफ किया कि ये जो रेगुलेटरी एसेट जमा हुआ है वो उनकी सब्सिडी योजनाओं की वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुई दलीलें। अब आते हैं कोर्ट के विश्लेषण पर,
जो मुझे लगता है सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह स्थापित किया कि बिजली एक पब्लिक गुड है, एक सार्वजनिक वस्तु, और टैरिफ तय करना रेगुलेटरी कमीशन का एक स्वतंत्र रेगुलेटरी काम है। हाँ। इसमें उन्हें दो बातों में संतुलन साधना होता है। एक तरफ उपभोक्ताओं का हित, मतलब सामाजिक न्याय, और दूसरी तरफ कंपनियों की आर्थिक व्यवहार्यता, मतलब वो चलती रह सकें। ये संतुलन तो मुश्किल काम है, लेकिन कोर्ट ने इस रेगुलेटरी एसेट के लगातार बढ़ने पर क्या कहा? क्या उसे सही माना? यहीं पर कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने माना कि रेगुलेटरी एसेट चलो एक अस्थायी उपाय हो सकता है किसी खास स्थिति में, लेकिन इसका इस तरह बेहिसाब बढ़ते जाना और सालों तक बने रहना, इसे कोर्ट ने साफ तौर पर रेगुलेटरी विफलता यानी रेगुलेटरी फेलियर माना। रेगुलेटरी विफलता, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोर्ट ने कहा कि ये नियामक की, मतलब रेगुलेटर की नाकामी दिखाता है, और अंततः इसका बोझ तो उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है, चाहे आज पड़े या कल। तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये सिस्टम की एक गंभीर खामी है। फिर इसके समाधान के लिए कोर्ट ने किन कानूनी प्रावधानों पर जोर दिया, क्या रास्ता दिखाया? कोर्ट ने मुख्य रूप से बिजली अधिनियम, नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2006 और 2016 वाली, और खास तौर पर जनवरी 2024 में आए नए नियम 23 को आधार बनाया। ये नियम 23 क्या कहता है संक्षेप में? नियम 23 कुछ बुनियादी सिद्धांत तय करता है। पहला, सामान्यतः टैरिफ लागत आधारित हो, मतलब कोई गैप ना रहे। दूसरा, अगर किसी असाधारण स्थिति जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसमें गैप यानी रेगुलेटरी एसेट बनता भी है, हाँ, तो वो कंपनी के कुल वार्षिक राजस्व जरूरत यानी ARR के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसे 3 साल के अंदर वसूल लिया जाना चाहिए। अच्छा, 3% और 3 साल, ये सीमाएं तय कर दी। जी, कोर्ट ने इसे एक मानक सिद्धांत, एक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल माना। और वो जो पहले से इतना भारी भरकम रेगुलेटरी एसेट जमा हो चुका है दिल्ली में, 27,200 करोड़ रुपए का, उसका क्या? नियम 23 में उसके लिए भी प्रावधान है। वो कहता है कि जो पुराने रेगुलेटरी एसेट हैं, उन्हें 7 साल में खत्म किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए DRC के मामले में एक समय सीमा तय की। और कोर्ट ने रेगुलेटरी कमीशन की जवाबदेही और APTL की भूमिका पर भी कुछ कहा। हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने रेगुलेटरी कमीशन की जवाबदेही पर जोर दिया और APTL की शक्तियों को रेखांकित किया। बताया कि APTL सिर्फ धारा 111 के तहत अपीलें ही नहीं सुनता, अच्छा, बल्कि उसके पास धारा 121 के तहत एक विशेष शक्ति है। वो कमीशन को सही ढंग से काम करने के निर्देश दे सकता है ताकि ऐसी रेगुलेटरी विफलता दोबारा ना हो। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। समझ गई। तो आखिरकार कोर्ट ने क्या ठोस दिशा निर्देश दिए इस मामले में? कोर्ट ने कुछ बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। पहला, मूल सिद्धांत यही है कि टैरिफ लागत आधारित यानी कॉस्ट रिफ्लेक्टिव हो। ठीक है। दूसरा, राजस्व में गैप सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार्य होगा। तीसरा, रेगुलेटरी एसेट कितना बन सकता है, इसकी सीमा तय करने के लिए नियम 23 जैसे ARR का 3% वाला नियम एक मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह काम करेगा। चौथा, अगर कोई नया रेगुलेटरी एसेट बनता भी है तो उसे 3 साल में खत्म करना होगा। यहां भी नियम 23 मार्गदर्शक रहेगा। और सबसे अहम जो मौजूदा एसेट है। हाँ, सबसे अहम निर्देश मौजूदा रेगुलेटरी एसेट के बारे में है। जो 31 मार्च 2024 तक जमा हो चुका था, उसे 1 अप्रैल 2024 से अधिकतम 4 साल में खत्म किया जाना चाहिए। 4 साल? नियम 30 में तो 7 साल था, यहाँ 4 साल? जी हाँ, कोर्ट ने दिल्ली की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए नियम 23 को मार्गदर्शक मानते हुए भी यहाँ 4 साल की सख्त समय सीमा तय की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या निर्देश दिए? कोर्ट ने कहा कि कमीशन इस मौजूदा एसेट को खत्म करने का पूरा रोड मैप बनाए, जिसमें ब्याज की लागत भी शामिल हो, और एक ऑडिट करके पता लगाए कि ये इतना जमा हुआ ही क्यों, कहाँ देरी हुई। ऑडिट भी अच्छा है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि देश की सभी रेगुलेटरी कमीशन अब रेगुलेटरी एसेट पर इन सिद्धांतों और APTL के पुराने निर्देशों का पालन करें। और आखिर में APTL को निर्देश दिया कि वो अपनी धारा 121 की शक्तियों का इस्तेमाल करके इन सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे। जरूरत पड़े तो स्वतः संज्ञान सुओ मोटो लेकर निगरानी भी करे। वाह, ये फैसला तो वाकई दूरगामी असर वाला लगता है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के बिजली क्षेत्र के लिए। ये रेगुलेटरी कमीशन पर एक जवाबदेही तय करता है और सालों से बढ़ रहे इस अदृश्य बोझ को कम करने का एक साफ रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।
ये जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन अब असली चुनौती सामने है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये हजारों करोड़ का मौजूदा रेगुलेटरी एसेट वाकई 4 साल की इस सख्त समय सीमा में खत्म हो पाएगा? हाँ, ये सवाल तो है। इसमें रेगुलेटर, सरकार और कंपनियों के बीच बहुत ही जटिल तालमेल और इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। जमीनी हकीकत पर इन निर्देशों का असर कैसे होता है और क्या ये समय सीमा व्यवहारिक साबित होती है, ये अब देखना बाकी है। बिल्कुल, ये भविष्य ही बताएगा। उम्मीद है इस गहन चर्चा से हमारे श्रोताओं, खासकर कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस जटिल मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए को समझने में मदद मिली होगी।